माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 और इसके पहले आप लोगों ने एग्जाम्स और पासलेट बहुत अच्छे से सीखे और आई होप दैट आप सबको याद भी हो गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 5.1 के। और पहला क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स प्रूव करना है। कुछ इसमें पॉइंट दिए गए 5 पॉइंट्स है और देखते हैं। और कह रहा कि ऐसे पता करो कौन से ट्रू कौन से फॉल्स। तो पहला क्या है कि ओनली वन लाइन कैन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, केवल और केवल एक ही लाइन पास हो सकती है एक सिंगल पॉइंट से। कैसे? देखिए, अगर कोई एक ए पॉइंट है जो ये कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि केवल एक ही लाइन ऐसे आप ड्रा कर सकते हो। किससे? ए पॉइंट से। तो क्या एक ही लाइन ड्रा होगी? आप बोलोगे नो, वी कैन ड्रा इनफाइनाइट लाइन्स। हम लोग बहुत सारी लाइन ऐसे ड्रा कर सकते हैं एक ही पॉइंट से। तो इसका मतलब क्या हो गया? आप तो इसके अपोजिट हो गए, जो इसने कहा उसके अगेंस्ट हम लोग चले गए। इट मीन्स दैट इज ए फॉल्स। इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फिर सेकंड कह रहा है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच कैन पासिंग थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब देखो, कह रहा है कि इनफाइनाइट लाइन, अगर कोई भी एक पॉइंट आपके पास ए है और एक पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच में कह रहा है इनफाइनाइट लाइंस यू कैन ड्रॉ, बट अकॉर्डिंग टू postulate 1 between 2 points, 2 distinct point we can draw a line। एक लाइन हम लोग ड्रा कर सकते हैं। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट postulate दैट इज ए फॉल्स। ये भी क्या हो गया? फॉल्स। क्यों? केवल हम लोग एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है? इनफाइनाइट लाइंस। तो दैट इज ए फॉल्स। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन बोथ द पॉइंट्स। कह रहे एक पॉइंट ए और बी, टर्मिनेटेड मीन्स कोई लाइन सेगमेंट है ये, और इसके दोनों साइड में हम लोग इसको इनफाइनाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दैट इज ए ट्रू। अकॉर्डिंग टू postulate नंबर 2 वी कैन प्रोड्यूस, सो दैट इज ए ट्रू। इसलिए ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो ये हो गया आपका कौन सा? थर्ड नंबर। अब देखिए फोर्थ क्या कहता है। फोर्थ कह रहा है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन रेडियाई आर इक्वल। यस, दैट इज ए ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक सर्किल गिवन है आपको और मैं क्या करूंगी, एक इस ऐसा एक दूसरा सर्किल जो इसके सरकमफ्रेंस को पूरी तरह से कवर कर ले, पूरी तरह ढक ले, ऐसा सर्किल, तो उस सर्किल की जो रेडियाई होगी ये तभी पॉसिबल है जब इक्वल होगी। ठीक है ना? तो स्टेटमेंट भी यही कह रहा है कि टू सर्किल्स आर इक्वल देन रेडियाई आर इक्वल। यस, तभी ये इक्वल होंगे। सो दैट इज आल्सो भी ट्रू। अब फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? देखो फिफ्थ कहता है इन दिस फिगर ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के, और पी क्यू की किसके इक्वल है? एक्स वाई के। तो क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा? तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम नंबर 1 थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। बात आई समझ में? अगर कोई भी ए बी अगर पी क्यू के इक्वल है तो पी क्यू भी एक्स वाई के इक्वल होगा। इट मीन्स दैट इज ए ट्रू। यानी कि इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू क्या है? एक्स वाई, सो देयरफॉर ए बी आल्सो बी इक्वल टू एक्स वाई। सो ये भी आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो ऐसे हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ डेफिनेशन प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर, है ना? ये कुछ टर्म्स दिए गए, इनको डिफाइन करना है। और कह रहा क्या इसके पहले भी कुछ टर्म्स डिफाइन करने के लिए थे क्या? अगर थे तो वो क्या थे? तो देखते हैं। सबसे पहला क्या है? पैरेलल लाइंस। फर्स्ट इज है पैरेलल लाइंस। व्हाट इज ए पैरेलल लाइंस? टू स्ट्रेट लाइन लाई ऑन द सेम प्लेन। ऐसी दो लाइनें जो एक ही प्लेन पर लाई करें। टू स्ट्रेट लाइन विच लाई ऑन द सेम प्लेन एंड नेवर बी इंटरसेक्टेड व्हेन वी प्रोड्यूस आइदर साइड। किसी भी साइड अगर हम उनको प्रोड्यूस करें तो नेवर बी इंटरसेक्टेड, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं होंगे। आप इस साइड प्रोड्यूस करें या इस साइड, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। और भी डेफिनेशन कई तरीके से आप दे सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑलवेज इक्वल इन द एंड एनीवेयर। कहीं पर भी आप मेजरमेंट कर लो, इनकी डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो। तो ऐसी लाइन को भी क्या हम लोग बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। अब सेकेंड है क्या?
परपेंडिकुलर लाइंस, ऐसी टू लाइंस सच दैट दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें कहां पे, 90 डिग्री पर, ऐसी लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। थर्ड नंबर है लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट क्या है, किसी भी एल लाइन का कोई भी एक पार्ट ए बी, जो ए बी पार्ट होगा किसी एल लाइन का, दैट वी कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, किसी भी लाइन का एक पार्ट ए बी पार्ट, और जिसको मैं दोनों तरफ प्रोड्यूस भी कर सकता हूं, ऐसे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। भाई लाइन ये हो गई, ये दैट इज वन सेगमेंट, ए बी क्या है, सेगमेंट है यहां पर। अब नंबर 4 क्या, व्हाट इज ए रेडियस ऑफ ए सर्किल। देखिए रेडियस ऑफ द सर्किल अ डिस्टेंस फ्रॉम, बात समझना, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सरकमफ्रेंस, और कोई भी पॉइंट जो सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वी कॉल्ड रेडियस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। बात आ रही समझ में, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट विच लाई ऑन द सरकमफ्रेंस वी कॉल्ड ए रेडियस। एंड फिफ्थ पार्ट, व्हाट इज ए स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल विच बाउंडेड बाई 4 इक्वल लाइंस, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो 4 लाइन से क्या हो, बाउंडेड हो, और जिसका ईच एंगल 90 डिग्री हो। तो ऐसे क्लोज्ड फिगर को, अ क्लोज्ड फिगर विच बाउंडेड बाई 4 इक्वल लाइंस एंड ईच एंगल 90 डिग्री वी कॉल्ड ए स्क्वायर। ये कैसी है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक, दैट इज ए स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि अगर क्या इसके पहले भी कुछ टर्म्स थे जो डिफाइन करने थे, हाँ उसके पहले जैसे हम लोगों ने लाइन की बात की, तो यहां पर क्या आया था, प्लेन का यूज किया था हमने, ठीक है ना, व्हाट इज ए प्लेन, एक तो इसके पहले आया था, प्लेन पहले डिफाइंड होना चाहिए था। फिर यहां आया एंगल की बात आई, तो क्या डिफाइंड होना चाहिए था, एंगल डिफाइंड होना चाहिए था। यहां पर हमने लाइन सेगमेंट की आई बात, यानी कि लाइन की भी बात हो रही थी, है ना, और रे की भी बात हो रही थी, रे, यही सारी टर्म्स इसके पहले डिफाइन हो जाए। अब यहां जैसे मैंने क्वाड्रिलेटरल यूज किया, तो यहां पे क्वाड्रिलेटरल भी है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल भी था, तो क्वाड्रिलेटरल टर्म्स था जो इसके पहले मुझे क्वाड्रिलेटरल पढ़ना था, वो डिफाइन होना चाहिए था। अब जैसे यहां है बात है, तो यहां पर है रेडियस, तो रेडियस क्या है, ये पॉइंट्स की बात आई, जैसे हमने कहा एक वन पॉइंट इज देयर, तो पॉइंट भी डिफाइन होना था। बात आई समझ में कि नहीं आई, पॉइंट डिफाइन होना था। तो ये और भी कई सारे टर्म्स हैं जो इनके पहले मुझे क्या करना था, डिफाइन करना था। बात आई समझ में, तो इनकी क्या लिखनी है, आपको डेफिनेशन लिखनी है, आप लिख लेंगे, ये पहले भी मैं डिफाइन कर चुका हूं कि व्हाट इज ए प्लेन, व्हाट इज ए एंगल, लाइन, रे, क्वाड्रिलेटरल एंड पॉइंट, वन लाइन के कर लेंगे। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 3। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, और गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट A and B, there exists a third point C which is between A and B, पहला, और सेकंड कह रहा है there exist at least 3 points that are not on the same line। तो देखो पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग टू, देखो मैं कुछ एक फिगर बनाता हूं। पहला वाला क्या आ रहा है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट A and B, कोई भी 2 पॉइंट हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट A and B, इनसे एक लाइन, एक यूनिक लाइन ड्रा होगी, और कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट C बिटवीन A B, और इनके बीच में कोई पॉइंट एक हमने लिया C विच लाई ऑन A B, जो A B पर लाइन करता है। और सेकंड कंडीशन क्या है, देखो सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। इसका मतलब है कि कोई भी A और B ऐसे कोई 2 पॉइंट होंगे, और C इस पर लाई नहीं करेगा, यानी कहीं और लाई करेगा, यानी कि ऊपर भी हो सकता है नीचे, बट नॉट इन द सेम स्टेट, है ना, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स नॉट ऑन द सेम लाइन। बात आ गई समझ में। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। अब देखिए 2 अनडिफाइंड टर्म, ये 2 है, इसमें अनडिफाइंड टर्म कौन से हैं, जिनकी मुझे जानकारी नहीं, जिनके डेफिनेशन नहीं मालूम। नंबर 1 क्या है, इसमें जैसे ये पॉइंट्स है, वैसे तो
मैनी अनडिफाइंड टर्म्स, इसका आंसर ये हो गया मैनी अनडिफाइंड टर्म्स। जिसमें से देखो एक तो पॉइंट आपका है जिसके बारे में इसने नहीं बताया, मुझे कुछ भी इसकी डेफिनेशन नहीं मालूम है, एक ये है, और दूसरे में जैसे ये क्या है लाइन पॉइंट्स है ना, ये क्या है, ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं जिनकी मुझे डेफिनेशन भी इसने नहीं दी। तो ऐसे दो आपके यहाँ दिए, वैसे तो मैनी अनडिफाइंड टर्म्स होते हैं। तो इसका आंसर हो गया, इतने का आंसर क्या हो गया, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, यस मैनी अनडिफाइंड टर्म्स, आपका आंसर होगा मैनी अनडिफाइंड टर्म्स। और मैंने कुछ आपको ऐसे इंडिकेशन दिया है जैसे पॉइंट्स है और ये लाइन है, इनके डेफिनेशन नहीं मालूम। तो एक आंसर तो ये आपको हो गया। दूसरा है आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, यस दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्यों, यहाँ देखो डिफरेंट टू सिचुएशंस आपको मिल रही हैं, एक तो ए बी जो यहाँ पर सी लाई कर रहा है और एक ए बी जहाँ सी लाई नहीं कर रहा है, यहाँ दो डिफरेंट कंडीशंस हैं, इसलिए ये कंसिस्टेंट होगा, यस लिखना है इसमें, यस दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। ठीक, अब तीसरी की बात, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, नो दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं, ये किसे फॉलो करते हैं, ये एग्जाम 5.1 को फॉलो करते हैं। किसको, क्या है 5.1 कि अगर कोई भी दो पॉइंट है तो उनसे एक लाइन यूनिक जरूर ड्रा हम लोग कर सकते हैं। अ यूनिक लाइन वी कैन ड्रा फ्रॉम द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये जरूर फॉलो करता है, क्योंकि यहां देखो मैंने ए और बी पॉइंट लिया, एक यूनिक लाइन ना, दो पॉइंट लिए उसमें से एक ए बी यूनिक लाइन ड्रा हो रही, इसमें भी आप देख रहे हैं ए और बी दो पॉइंट है, एक यूनिक लाइन ड्रा हो रही। तो यहाँ एग्जाम 5.5 नहीं 5.1 फॉलो हो रहा है, न कि इसमें पोस्टुलेट कोई अप्लाई नहीं हो रहा। बात आ गई समझ में। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कर रहा है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। तो देखिए कोई भी दो पॉइंट हैं ए और बी, ए एंड बी, और इनके बीच में एक पॉइंट है सी, दैट इज ए सी, और कंडीशन क्या गिवन है कि ए सी इक्वल टू बी सी, दैट इज ए गिवन, आपको क्वेश्चन में दिया गया। अब देखो एग्जाम्स 2 क्या कहता है, एग्जाम 2 से वी एडिंग ए सी ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा मुझे, ए सी प्लस ए सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। और ये क्या, एग्जाम 2 क्या कहता है कि अगर दो इक्वल हैं तो उसमें अगर कोई इक्वल ऐड करें बोथ साइड तो उनका होल भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब देखो ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, 2AC, और AC प्लस BC दैट इज ए बी, AC प्लस BC दैट इज, क्योंकि AC और BC क्या है, कॉस साइड हो रहा है, तो ये AB क्या हो गया, AC प्लस BC दोनों का सम क्या हो गया, AB, देयरफॉर AC इक्वल टू हाफ AB, यही प्रूव करना था, सिंपल क्वेश्चन था। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों ने किया कि AB एक लाइन सेगमेंट और C जो पॉइंट लिया वो इसका मिड पॉइंट होगा। तो कह रहा केवल किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल एक और एक ही मिड पॉइंट होता है, ये प्रूव करना है हमको। क्या कि हमको प्रूव करना है कि C इज ओनली वन मिड पॉइंट, ठीक है ना, और गिवन क्या है कि AC क्या है, BC, ये दोनों इक्वल हैं, AC इक्वल टू BC दैट इज गिवन, बट यू प्रूव दैट C ओनली वन मिड पॉइंट, तो दैट इज ए गिवन, सो यू गिव द इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम लोग बाई कंट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। क्या, वी लेट D इज अनदर मिड पॉइंट, लेट D इज अनदर मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लेट कर लिया कि डी इसका क्या होगा, एक दूसरा एक मिड पॉइंट होगा। अगर ये दूसरा मिड पॉइंट होगा सो देयरफॉर ए डी किसके इक्वल होना चाहिए, डी बी के। ए डी इक्वल टू डी बी, ये बात आई समझ में, ठीक। अब इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर दें कि फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो देखो क्या मिलेगा, ए सी माइनस ए डी, ए सी माइनस ए डी इक्वल टू बी सी माइनस डी बी। अब देखो समझना है जरा, ए सी माइनस ए डी है ना, तो थोड़ा इसको मैंने फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया, आप इसे सेकंड माइनस फर्स्ट कर दें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना आप माइनस मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। फर्स्ट माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, तो सेकंड क्या है, ए डी माइनस ए सी इक्वल टू डी बी माइनस बी सी। अब समझ में आ जाएगा। अब देखो ए डी माइनस ए सी, ए डी है और ए सी अगर माइनस करें तो क्या आएगा, यहाँ पर सी डी आएगा। और यहाँ देखो डी बी है, डी बी माइनस बी सी, अगर इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या आएगा, बी सी माइनस डी बी आएगा, ठीक है ना। अब देखिए बी सी और माइनस डी बी करेंगे तो क्या आएगा, सी डी आएगा, तो सी डी इक्वल टू माइनस सी डी आ गया। अब माइनस सी डी को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, सी डी प्लस सी डी इक्वल टू जीरो, सो टू सी डी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर सी डी इक्वल टू जीरो। अब समझो सी डी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। जबकि सी और डी तो दो अलग अलग पॉइंट है, एक सी यहां पर है और डी यहां पे, सी एंड डी दे आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। सो क्या सी डी इक्वल टू जीरो पॉसिबल है, किसी भी लाइन सेगमेंट की दो डिस्टिंक्ट पॉइंट उनके बीच के कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, लेकिन यहां डिस्टेंस क्या है, जीरो है, सो दैट इज ए पॉसिबल, नो इट इज ए पॉसिबल, है ना। व्हेन इट इज पॉसिबल व्हेन C एंड D आर कॉन्साइड, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्साइड हो जाए। कॉन्साइड मीन्स D भी कहां पे आ जाए, C पर आ जाए, या तो C D पर पहुंच जाए या D C पर आ जाए, यानी कॉन्साइड हो जाए दोनों। इट मीन्स only one midpoint, so therefore any line segment has only one midpoint, only one midpoint। बात आई समझ में। इससे ये प्रूव होता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ वन फिगर इज गिवन कि AC है ना, AC इट मींस दैट इज AC इक्वल टू BD। इफ AC इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD, ये प्रूव करना, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। देखो AC इक्वल टू BD दैट इज ए गिवन इन योर क्वेश्चन, गिवन है। और अगर मैं इसमें दोनों साइड एग्जाम अपना थर्ड है ना, एग्जाम थर्ड के अकॉर्डिंग, तो अगर मैं इसमें BC को क्या करूं, दोनों साइड माइनस कर दूं कि इक्वल सब्ट्रैक्ट ऑन इक्वल ऑलवेज इक्वल, है ना, द होल ऑलवेज इक्वल। अगर किसी भी दो इक्वल दिए गए हों और उसमें कोई इक्वल हम माइनस कर दे दोनों साइड, तो उनका जो रिमेनिंग बचेगा वो भी क्या होगा, इक्वल। सो यहां लिख देंगे BC सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा, AC माइनस BC इक्वल टू BD माइनस BC। बात आ रही समझे। आप लिख सकते हैं क्या, एग्जाम 3। अब देखो AC माइनस BC कितना होगा, AB होगा ना, और इधर देखो BD माइनस BC क्या होगा, CD होगा, हेंस प्रूव। तो ऐसे ही आपका प्रूव हो गया, है ना। थर्ड सिंपल ना, ठीक। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वाई एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंस एग्जाम कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रुथ। देखिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है। एग्जाम 5 क्या कहता है कि एनी पार्ट ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स होल, है ना।
कोई भी पार्ट अपने होल से हमेशा बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर क्यों, क्योंकि देखो इसका मैथ में भी यूज है और अदर मतलब मैथ्स के बाहर जाइए वहां भी आप इसको मिलेगा। जैसे अगर हम केस 1 की बात करें तो कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूं कि 5 + 6 इक्वल टू 11, ठीक है ना, आप समझिए ये मैथ्स में बात कर रहा है कि 5 + 6 इक्वल टू 11। यहां पर हम कह सकते हैं कि 5 इज लेस देन 11, या आप जैसे भी करना चाहें आप लिखेंगे 11 इज ग्रेटर देन 5, होल ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, और 11 इज ग्रेटर देन 6। तो ये मैथ्स की बात हो गई कि 11 क्या है 6 से बड़ा है, या 11 क्या है 5 से बड़ा है, या उसका जो पार्ट होगा वो होल से छोटा होगा। तो दैट इज अ मैथमेटिकल, है ना, कॉन्सेप्ट, ये मैथमेटिकल है। अब तो कहते हैं यार मैथ्स में यूज हो रहा है, तो यूनिवर्सल में क्या है कि यूनिवर्सल में क्या है कि इंडिया, जैसे इंडिया क्या है लेस देन है किससे, एशिया से, है ना, यानी कि इंडिया क्या है एक एशिया का पार्ट है, इंडिया क्या है एशिया का पार्ट है। तो कह सकते हैं ना कि एशिया ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिया, वो क्या होगा इंडिया से बड़ा होगा। तो ये आपका हो गया कि अदर देन मैथ्स से हटके हमने कोई एग्जांपल दे दिया कि एशिया क्या है इंडिया से बड़ा है, या आप अपने सिटी को बोल सकते हैं, है ना, जैसे कहते हैं एमपी एंड इंडिया, तो क्या हो जाएगा इंडिया इज ग्रेटर देन एमपी, क्योंकि एमपी क्या है इंडिया का एक पार्ट है। इसलिए इसको पास्टुलेट में लाके इसको क्या 5th पास्टुलेट में नहीं लेके आया, क्या बोला गया कि दैट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। एग्जाम 5 है, एग्जाम 5 क्या स्टेट कर रहा है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों लिया गया, उसका रीजन है ये मैथ्स के साथ साथ अदर फील्ड में भी इसका हम लोग प्रूविंग दिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो एक्सरसाइज हो गई अपनी, कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, मिलते हैं 5.2 में। ओके।